स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगल, जहां हर पेड़ के पीछे मौत दस्तक देती है। ये वही लाल इलाका है जहां माओवादी अपना रक्त रंजित राज चलाते हैं। पर इस बार हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है। 3 फरवरी 2025 की सुबह बस्तर के बेस कैंप से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, बस्तर फाइटर्स और फीमेल कमांडोज की टीम जंगल में एंटर करती है। और ऐसे घने जंगलों में जहां रोशनी भी दाखिल होने से डरती हो, वहां हमारे जवान 48 आवर्स तक लगातार चलते रहते हैं। वो 60 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हैं। लेकिन असली कहानी तो आगे शुरू होने वाली थी। 7 फेब की सुबह सुरक्षा बलों ने माओवादियों का आशियाना घेर लिया और AK-47, SLR, इंसास जैसे राइफलों से पूरा जंगल गूंज उठता है। फिर 8 घंटे की झड़प के बाद जब धुआं छटा तो दिखा कि 31 माओवादी मौत की नींद सो चुके हैं। लेकिन इसमें हमारे 2 बहादुर सिपाही, हेड कांस्टेबल नरेश ध्रुव और कांस्टेबल बासित रावत शहीद हो गए। जब आगे छानबीन हुई तो यहां से हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ, जिससे पता चलता है कि ये लोग किस कदर खतरनाक थे। एनकाउंटर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुंदरराज पी ने खुलासा किया कि मारे गए माओवादियों में से एक हुंगा कर्मा भी था, जिस पर 8 लाख रुपीस का इनाम था। उसके साथ मंगू हेमा, सुभाष ओयम और सन्नू, तीनों पर 5 लाख रुपीस और रमेश पर 2 लाख रुपीस का इनाम था। साथ ही IG ऑफ पुलिस सुंदरराज ने यह भी बताया कि इस साल बस्तर में अब तक 65 माओइस्ट मारे गए हैं, जिनमें से 56 सिर्फ बीजापुर से थे। यहां आपको बता दें कि हमने अभी अभी जिस बीजापुर एनकाउंटर की बात की, वो कोई अकेला किस्सा नहीं है, बल्कि ये इंडिया को नक्सल फ्री और माओवाद फ्री बनाने के एक बहुत बड़े मिशन का हिस्सा है। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक वो इस देश से माओवाद रूपी कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यानी जिस बीमारी से हमारा देश पिछले कई दशकों से जूझ रहा है, वो अब फाइनली खत्म होने जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल छत्तीसगढ़ में 219 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया, जो 2023 के मुकाबले 750% ज्यादा थे। जिससे पता चलता है कि हम इस डायरेक्शन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर गवर्नमेंट इसका इलाज कैसे कर रही है। जिस नक्सलाइट मूवमेंट को दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट लीथल होमग्रोन इमरजेंसी कहा जाता है, वो 2026 में खत्म कैसे हो जाएगी? सरकार इसके लिए क्या कर रही है और आगे क्या करने वाली है? इस वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए माओइज्म या फिर नक्सलिज्म की बुनियादी समझ बहुत जरूरी है। तो इंडिया में इस सब की शुरुआत नक्सलिज्म नाम के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट से हुई थी। इस पूरे फसाड की एक बड़ी वजह देश में आजादी के बाद हुए लैंड रिफॉर्म्स थे। लैंड रिफॉर्म्स के तहत गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को तो खत्म कर दिया, लेकिन जमीन का बंटवारा सही तरीके से नहीं हुआ। ऊपर से इन अधूरे लैंड रिफॉर्म्स ने नए अमीर किसानों को पैदा कर दिया। ये गरीबों से अपने खेतों में मजदूरी करवाते थे, लेकिन उनके साथ अपना हिस्सा साझा नहीं करते थे, जबकि असल में मेहनत तो ये मजदूर ही किया करते थे। नतीजा ये हुआ कि जमींदार अमीर होते गए और लैंडलेस ट्राइबल फार्मर्स पिछड़ते रह गए। इन सब के चलते खेती पर निर्भर लोगों में गरीबी का स्तर 95% से भी ज्यादा हो गया। इस एक्सप्लॉयटेशन और एक्सट्रीम पॉवर्टी के कारण लैंडलेस ट्राइबल फार्मर्स भड़क उठे और इन्होंने स्टेट के खिलाफ हथियार उठाने शुरू कर दिए। इनके इलाकों में डेवलपमेंट और गवर्नेंस का एक वैक्यूम बना, जिसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स ने खूब एक्सप्लॉयट किया। इसी के चलते 1967 में
वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी में किसान विद्रोह शुरू हुआ। 1967 में सीपीआईएम के 3 नेता यानी चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने बड़े जमींदारों के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया। उनका कथित मकसद जमींदारों की जमीनें छीनकर गरीब किसानों और मजदूरों में बांटना था। तत्कालीन सिलीगुड़ी किसान सभा के अध्यक्ष जंगल संथाल ने इसके लिए लोगों को एक करना शुरू किया। नक्सलबाड़ी के इसी विद्रोह से इस पूरे मूवमेंट का नाम नक्सलाइट मूवमेंट पड़ा। लेकिन इसी बीच 24 मई 1967 को नक्सलबाड़ी में एक बटाईदार किसान की हत्या कर दी गई और इस घटना के बाद यह चिंगारी और भी तेजी से भड़क उठी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के मशहूर अखबार पीपल्स डेली ने इसे द थंडर ऑफ स्प्रिंग हैज फॉलन ऑन इंडिया कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के एक छोटे से गांव का विद्रोह चाइना में इतना शोर कैसे मचा सकता है। दरअसल ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये एक ऐसे मूवमेंट की शुरुआत थी जो चाइनीज लीडर माओ त्से तुंग के विचारों से प्रभावित था। 1949 में माओ के नेतृत्व में चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन ने चियांग काई शेक की सरकार को चाइना से उखाड़ फेंका था। साथ ही माओ ने चाइना के सत्तारूढ़ एलीट वर्ग को उखाड़ फेंकने के लिए चीन की शोषित जनता को एक करने का काम किया था। इसने भारत के कम्युनिस्ट लीडर्स पर गहरी छाप छोड़ी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के कई बड़े नेता जैसे चारू मजूमदार और कानू सान्याल चाहते थे कि उनकी पार्टी भी माओ के रास्ते पर चले। ये कट्टर विचारधारा मानती थी कि भारत का संविधान और इसकी सरकार एक सेमी कॉलोनियल फ्यूडलिस्टिक बॉडी है और इसे भी चीन की तरह ही उखाड़ फेंकना चाहिए। ये सरकार के खिलाफ एक आर्म्ड स्ट्रगल लॉन्च करके स्टेट पावर को सीज करना चाहते थे। इसीलिए 1965 में मजूमदार ने मशहूर 8 डॉक्यूमेंट्स लिखे जिसमें उन्होंने सीपीआईएम से माओ की स्ट्रेटजी अपनाने की अपील की और इसी कारण नक्सलवाद के भीतर एक धड़े की विचारधारा को माओवाद भी कहा जाने लगा। यहां तक कि कानू सान्याल 1968 में 5 लोगों की टीम लेकर चाइना गए और वहां उन्होंने इन 5 लोगों को 2.5 महीने गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दिलवाई। लेकिन इनके कट्टरपंथी विचारों की वजह से सीपीआईएम में स्प्लिट हो गया और 1969 में सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी सीपीआई-एमएल का जन्म हुआ। चारू मजूमदार के अंडर सीपीआई-एमएल ने नक्सलाइट मूवमेंट को बड़े लेवल पर फैलाने का काम किया। अगले 4-5 सालों में नक्सलबाड़ी आंदोलन पूरे पश्चिम बंगाल में फैल गया। अमारबाड़ी, तुमारबाड़ी, नक्सलबाड़ी जैसे नारे पूरे राज्य में सुनाई देने लगे। लेकिन मजूमदार को जल्द ही पुलिस ने पकड़ लिया और 1972 में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके विचारों से जन्मी नक्सलबाड़ी की यह कहानी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी फैल गई। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड इस रीजन को रेड कॉरिडोर भी कहा जाने लगा। तो दोस्तों, अभी हमने भारत में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की समस्या को समझने की कोशिश की, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या यह थी कि शुरुआती दौर में सरकार ने इसकी ग्रेविटी को सही तरह से नहीं आंका। नक्सलबाड़ी आंदोलन के लगभग 3 हफ्ते बाद जून 1967 में तत्कालीन गृह मंत्री वाईबी चौहान ने लोकसभा में बताया कि यह स्थानीय समस्या थी और पुलिस को इससे सख्ती से निपटना चाहिए था। कहीं ना कहीं सरकार के इसी ढील के कारण लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का स्पिल ओवर इफेक्ट देश भर में फैलने लगा। आगे चलकर 2000 के डेकेड में माओइस्ट्स ने अपनी स्ट्रेटजी ही बदल डाली। 2004 में सीपीआई-एमएल के पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी ने मिलकर सीपीआई माओइस्ट को फॉर्म किया। इनके द्वारा प्लाटून, कंपनी, बटालियन जैसी गुरिल्ला आर्मीज बनाई गई। फॉरेस्ट एरियाज में लिबरेटेड जोन्स बनाए गए और ये सब मिलकर स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेस से टकराने लगे। देखते ही देखते पूरा दंडकारण्य रीजन, जिसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के हिस्से आते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के गढ़ बन गए। इनका हथियार नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के इलीगल बाजारों से आता था। फंडिंग के लिए ये रॉबरी, डकैती और हफ्ता वसूली का भी इस्तेमाल करते थे। नई पार्टी बनने के बाद ये मूवमेंट इतनी तेजी से फैला कि इसने जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में फैली इंसर्जेंसी को भी पीछे छोड़ दिया। अपने पीक में ये देश के 200 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल कर रहा था। बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि अप्रैल 2006 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा डिक्लेयर कर दिया। असल में इस मूवमेंट के इतने तेजी से फैलने का एक बड़ा कारण था पैसा। 2000 के डेकेड के एंड तक जैसे जैसे इनका जियोग्राफिकल एरिया बढ़ा, वैसे वैसे इनकी फंडिंग भी बढ़ती गई। एस्टिमेट्स के मुताबिक इनके पास लगभग 1500 करोड़ रुपीस का फंड जमा हो चुका था।
ये पैसा एक्सटॉर्शन, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इलीगल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स और लोकल बिजनेसेस से आता था। इस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से माओइस्ट्स ने अपना एक पैरेलल स्टेट खड़ा कर लिया था, जो देश के सरकार को खुलकर चुनौती दे रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यह जंग इंटरनल वॉर जैसी हो गई थी। इस बढ़ते आतंक को देखते हुए 2006 में पहली बार गवर्नमेंट ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए एक सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट जारी किया। 2006 में आए फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट ने फॉरेस्ट रिसोर्सेज और सेल्फ गवर्नेंस पर आदिवासियों के अधिकारों को भी रिकॉग्नाइज किया। साथ ही एक्सट्रीमिस्ट लोगों को काउंटर करने के लिए UAPA एक्ट 2009 जैसे काउंटर टेररिज्म एक्ट्स भी पास किए गए। इन सिक्योरिटी सेंट्रिक मेजर्स के तहत CPI माओइस्ट पर बैन लगाया गया। इतना ही नहीं, 2010 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित क्षेत्रों में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया। इसी बीच सेंटर ने इन स्टेट्स में गुड गवर्नेंस मेजर्स भी शुरू किए। इसका बेस्ट एग्जांपल तब देखने को मिला जब सेंटर ने ऑपरेशन बरगा के की आर्किटेक्ट D बंद्योपाध्याय की चेयरमैनशिप में एक एक्सपर्ट कमिटी को फॉर्म किया, जिसका काम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित क्षेत्रों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को डिटेल में स्टडी करके उसके सुधार के उपाय ढूंढना था। इसके तहत UPA गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान भी लॉन्च किया, जिसका मकसद प्रभावित क्षेत्रों में इकोनॉमिक, फिजिकल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए स्पेशल स्कीम्स लागू करना था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए ये सभी काउंटर इंसर्जेंसी एफर्ट्स ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से इनको बैक चैनल के थ्रू सपोर्ट करती रही। अक्सर ये सपोर्ट फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज के रूप में आता था। लेकिन जब NDA की प्रेजेंट गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए 3 टियर स्ट्रेटजी बनाई, जिसका पहला हिस्सा स्ट्रॉन्ग काउंटर नक्सल ऑपरेशन था, दूसरा सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन था और तीसरा माओइस्ट अफेक्टेड एरियाज में डेवलपमेंट था। इसके लिए गवर्नमेंट ने 2017 में समाधान स्कीम लॉन्च किया, जहां S स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लीडरशिप, A फॉर अग्रेसिव स्ट्रेटजी, M फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D फॉर डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, H फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड N फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। इस एंटी माओइस्ट स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा वल्नरेबल एरियाज में सिक्योरिटी कैंप्स बनाने पर फोकस कर रहा है। 2025-26 के यूनियन बजट में भी नक्सल अफेक्टेड एरियाज में सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर और स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए 3481.27 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। 2019 से सरकार ने माओइस्ट एरियाज में 280 नए सिक्योरिटी कैंप्स एस्टेब्लिश किए हैं और 2025 में 88 नए कैंप्स सेटअप करने का प्लान है। घने जंगलों में कई दर्जन फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस भी बनाए गए हैं, जिनकी मदद से माओइस्ट एरियाज में रोड, ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। 2004 से 2014 के बीच इन इलाकों में रोड नेटवर्क टोटल 2900 किलोमीटर था, जो अगले डेकेड में 14,400 किलोमीटर तक पहुंच गया है। मोदी गवर्नमेंट ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरियाज में 544 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस बनाने में भी स्टेट्स की मदद की है। और तो और इन इलाकों में 6000 मोबाइल टावर्स भी सेटअप किए गए हैं। इससे इंटेलिजेंस गैदरिंग बेटर हुई है, फोर्सेस का मूवमेंट फास्ट हुआ है और माओइस्ट के हॉटस्पॉट्स में एक्शन लेना आसान हो गया है। अबूझमाड़ और साउथ बस्तर जैसे इलाके जो माओइस्ट के लिए सेफ हेवेंस माने जाते थे, वहां ये फॉरवर्ड कैंप्स सिक्योरिटी वैक्यूम को बखूबी भर रहे हैं। कैंप्स की मौजूदगी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के हॉटस्पॉट्स में सिक्योरिटी फोर्सेस की पहुंच काफी बढ़ा देती है। साथ ही ये उनके बड़े ऑपरेशंस के लिए लॉन्च पैड्स की तरह काम करते हैं। ये कैंप्स पब्लिक आउटरीच के लिए भी काम आते हैं, जो लोकल्स को मेडिकल फैसिलिटीज और बाकी मदद प्रोवाइड करते हैं। और सबसे जरूरी बात तो ये कि एक कैंप की मौजूदगी माओइस्ट्स को इन इलाकों से दूर रखती है, इसलिए वो इनका विरोध भी करते हैं। केवल बस्तर में अब 160 के करीब सिक्योरिटी कैंप्स हैं, जिनमें से 30 इसी साल बने हैं। इनमें स्टेट की पुलिस फोर्सेज और CAPF दोनों रहती हैं। खैर, इसके बाद गवर्नमेंट अपने लेटेस्ट ऑपरेशंस में माओइस्ट्स को एक बड़ी संख्या से दबाने की स्ट्रेटजी अपना रही है। इस साल ज्यादातर बड़े प्लान्ड ऑपरेशंस में कम से कम 1000 सिक्योरिटी पर्सनल ने हिस्सा लिया है। इसके लिए बस्तर में 30,000 पुलिस पैरामिलिट्री जवान लगातार ऑपरेशंस में तैनात हैं।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बस्तर रेंज सुंदरराज पी के मुताबिक एंटी माओइस्ट फोर्सेस के बीच स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आया है। उन्होंने बताया कि वो डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएएफ और ऑपरेशनल रीजन में बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच सिनर्जी को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ इस वॉर में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। इंटेलिजेंस के लेवल पर कॉल मॉनिटरिंग, ड्रोन्स और यूएवीज ने सिक्योरिटी फोर्सेस की काफी मदद की है। नई सर्विलांस टेक्नोलॉजीज की वजह से ग्राउंड पर ऑपरेशंस भी काफी इफेक्टिव हुई हैं। इन सभी एफर्ट्स की बदौलत देश भर में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से जुड़ी हिंसा में काफी कमी देखने को मिली है। होम मिनिस्ट्री के एक डेटा के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच अप्रॉक्स 10,884 माओविस्ट्स ने सरेंडर किया है। ये उनके पिछले डेकेड में हुए सरेंडर्स की संख्या से 2 गुना ज्यादा है। और तो और 2024 में पूरे देश में टोटल 475 माओविस्ट्स ने सरेंडर किया है। हाल ही में कर्नाटका के लास्ट नक्सल तोम्बट्टू लक्ष्मी ने भी सरेंडर कर दिया। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये स्टेट अब माओइस्ट फ्री हो चुका है। तेलंगाना से अच्छी खबर यह है कि 2024 में स्टेट द्वारा बैंड माओइस्ट आउटफिट में 0 रिक्रूटमेंट हुआ है। माओइस्ट पार्टी की लीडरशिप भी श्रिंक हो रही है। 2004 में इनके पास 16 पोलित ब्यूरो मेंबर्स थे, जो अब केवल 4 रह गए हैं। और तो और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स ने अपने रीजन से माओविस्ट को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया है, जबकि ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार में इनकी एक्टिविटीज काफी सिमट गई हैं। लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ इस जंग में हर एक स्टेट का सफर काफी अलग रहा है। अगर छत्तीसगढ़ ने इसके खिलाफ आयरन फिस्ट अप्रोच पर भरोसा किया, तो तेलंगाना में ह्यूमैनिटेरियन सरेंडर पॉलिसी काफी हेल्पफुल रही। तेलंगाना के स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक 2024 में सरेंडर करने वाले 475 माओइस्ट में से 87 तेलंगाना से थे। एक एक्स माओविस्ट के मुताबिक स्टेट खेती के लिए जमीन, रहने की जगह और रिहैब के लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑफर करता है। साथ ही लोगों को आर्म्ड आउटफिट्स के खतरे के बारे में समझाया जाता है। लेकिन कई बार जब एक व्यक्ति सरेंडर करने का मन बनाता है तो उसे स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज से कांटेक्ट करना होता है, लेकिन तब तक उस पर इन्फॉर्मर का टैग लग चुका होता है। इसलिए कई माओविस्ट सरेंडर के बजाय अरेस्ट होना पसंद करते हैं। खैर दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भारत के लिए एक गंभीर चुनौती रहा है। लेकिन शुरुआत में इससे निपटने के लिए सरकार का फोकस इंटेलिजेंस एजेंसीज, पुलिस फोर्सेज और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को इंप्रूव करने पर रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश की कई सरकारों की एक बड़ी कमी ये रही कि उन्होंने इसे केवल एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के रूप में ट्रीट किया, जबकि सही मायने में ये डेवलपमेंट और गवर्नेंस से जुड़ी बहुत जटिल समस्या थी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स ने पुअर एंड लैंडलेस आदिवासी फार्मर्स की इसी समस्या का फायदा उठाकर उन्हें सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया और ये लोग इनके इसी जाल में फंसकर पिसते चले गए। इन लोगों में सरकार के प्रति नफरत भर दी गई, जिसकी वजह से ये सरकार की मदद से भी वंचित रह गए। ये एक तरह की विशियस साइकिल थी जो देखते ही देखते हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई। खैर, पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के साथ साथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित स्टेट्स की सरकारों ने भी इससे निपटने में काफी बड़ी सफलता हासिल की है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आज केवल 9 स्टेट्स के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में ही बचा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि सफलता की कीमत कई सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल अपनी जान देकर चुका रहे हैं। 2004 से जून 2023 के बीच अप्रॉक्स 24,237 घटनाओं में 8,694 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल भी शामिल थे। तो इस समस्या का समाधान भी हाई प्रायोरिटी डिमांड करता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया ने अपनी लोकतांत्रिक संरचना और विकास के रास्ते पर चलकर इस कठिन चुनौती का सामना करते हुए भी अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखा है, जो दुनिया भर के लिए वाकई एक मिसाल है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।